देखिए सामने, सामने देखो सब। एक शंकु और एक अर्धगोला। अब दिमाग में शंकु के सारे फॉर्मूले और अर्धगोले के सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए। ठीक है। एक समान आधार और एक समान आयतन के हैं, उनका आधार भी समान है और आयतन भी क्या है, समान है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³ अब ये बोल रहा है कि एक समान आधार और एक समान आयतन के हैं, तो शंकु की ऊंचाई का अर्धगोले की त्रिज्या से क्या अनुपात है। शंकु की ऊंचाई का अर्धगोले की त्रिज्या से क्या अनुपात है। अभी फॉर्मूले में क्या आता है, ये आर आता है यहाँ पे। लेकिन इस आर का मतलब ये नहीं होता है कि भाई ये सेम ही आर होता है, इस वाला आर अलग होता है और इस वाला आर अलग होता है। यहाँ पे तो हम सेम मान लेंगे क्योंकि इसने बोला है एक समान आधार है। तो एक समान आधार होने का मतलब दोनों की त्रिज्या ही समान हो गई। ठीक है ना। इसलिए मैं ये इसको भी आर मान रहा हूँ, इसको भी आर मान रहा हूँ। नहीं, ये आर कुछ अलग होता है और वो आर कुछ अलग होता है, ऐसे कटेंगे नहीं है। ठीक है ना। ये बोल रहे हैं शंकु का, तो शंकु का जो आधार है ये वाला, ये एक समान आधार है। ऐसे ही अर्धगोला, अर्धगोले का ये जो आधार है ये भी एक समान। ये जो आधार है नीचे वाला और ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो दोनों की त्रिज्या आर आर समान होगी। ठीक है ना। समझे बात को। ये बात नहीं बोलता ना कि एक समान आधार, तो इसको मैं R1 और इसको R2 मानता। ठीक है। फॉर्मूले में इसको R1 बोलता और इसको R2 बोलता। लेकिन ये तो आधार समान है कि ये जो इसका बेस है वही इसका बेस है, तो दोनों की त्रिज्याएं त्रिज्याएं समान रहेगी। अब क्या होगा, काट दो जो कटे। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, R² से R³ कटा, तो एक R बच गया सिंगल। अब हमें किसका देखना है, शंकु की ऊंचाई। तो ऊंचाई तो h तो लिखनी है ऊपर, फिर नीचे लिखना है अर्धगोले की त्रिज्या। जो कि आर रही वो आर इधर आ जाएगी ऐसे, और उधर क्या आ जाएगा, 2/1। तो ऊंचाई बटा त्रिज्या बराबर 2/1, यानी 2:1। और 2:1 अपना कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत है किसी के, बोलो, समझदारी से बोलो, खुल के बोलो, क्योंकि बार बार इतना समय देने के लिए आपके पास भी समय नहीं होगा। एक बार ही अच्छे से तैयारी कर लो ताकि वो टॉपिक आपको हमेशा साथ दे। ठीक है ना। और आधा अधूरा पढ़ोगे तो 50 बार पढ़ने के बाद में भी एग्जाम में गलती करोगे, फिर भी बोलोगे कि अब कोई नया टीचर से पढ़ लिया, अब नई किताब लिया हुआ, उससे फिर वो ही करते रहोगे। कोई दिक्कत है किसी की। अरे सच में तुम्हें सौगंध है, तुम बोल दिया करो जो दिक्कत हो वहाँ। ठीक है, अब किसके ये नहीं बोल रहा, लेकिन तुम मानो। है कि कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ये सभी एग्जामों के पर्सन ही ले रहा हूँ मैं बस। अगला लिखिए। 16 सेमी ऊंचाई और 10 सेमी व्यास वाले एक शंकु को समान व्यास के एक अर्धगोले पर चढ़ाया जाता है। 16 सेमी ऊंचाई, 16 सेमी ऊंचाई और 10 सेमी व्यास वाले एक शंकु को समान व्यास के एक अर्धगोले पर चढ़ाया जाता है। समान व्यास के एक अर्धगोले पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार बनने वाली आकृति का, इस प्रकार बनने वाली आकृति का आयतन क्या है। इस प्रकार बनने वाली आकृति का आयतन क्या है। तो हम साथ में मिलके कर ले, आप घर पे ट्राई कर लेना ताकि थोड़ा समय बच जाए आज की क्लास में, है ना। नहीं तो सारे फॉर्मूले लिख नहीं पाएंगे, क्यों ना। ठीक है। देखिए, तो 16 सेमी ऊंचाई 14 सेमी व्यास वाले एक शंकु को, हमारे पास एक शंकु है और शंकु की क्या साइज है, 16 सेमी, तो क्या है इसकी ऊंचाई है।
ये वाली जो हाइट है वो तो 16 सेमी है, 16 सेमी तो ऊंचाई है, और 14 सेमी व्यास वाला एक शंकु। इस शंकु का व्यास कितना है? 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी रहेगी भाई? 7 सेमी त्रिज्या रहेगी। दोनों साइड एक ही कलर है। 7 सेमी हमारे पास त्रिज्या रहेगी। ठीक है, 16 सेमी तो क्या है इसकी ऊंचाई, 7 सेमी क्या होगी इसकी त्रिज्या। क्योंकि व्यास का मतलब होता है ये पूरी लाइन, व्यास का मतलब पूरी लाइन होती है, शुरू से हम बात करते आ रहे हैं। तो पूरी लाइन की आधी लाइन क्या हो गई? 7 सेमी, जो कि इसकी त्रिज्या हो गई। शंकु को समान व्यास के अर्धगोले पर चढ़ाया जाता है। ये अर्धगोला है नीचे, इस पे इस शंकु को चढ़ा दिया गया ऐसे। अब इस अर्धगोले का जो नीचे है उसका व्यास और शंकु का व्यास दोनों समान है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या आएगी? 7 ही आएगी, और शंकु की त्रिज्या भी क्या आएगी? 7 ही आएगी। दोनों 7 7 ही रहेगी। शंकु की त्रिज्या भी 7 है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है? 7 है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 16 है। क्षेत्रमिति का कोई भी प्रश्न करते वक्त ध्यान दोगे, 10%, 20%, 50% से डूब के करोगे, उससे क्या होगा? समझदारी बन जाएगी। कोई भी पर्सन फास्ट नहीं करना है पहले शुरू में ही कि फास्ट करने की कोशिश करें। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चित्र बनाने की कोशिश करना है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना है। ये देखना है कि अगला कह क्या रहा है। तो कह क्या रहा है कि 16 सेमी ऊंचाई है, ठीक है, 14 सेमी क्या है? व्यास है। एक शंकु को समान व्यास के अर्धगोले के ऊपर चढ़ा दिया गया है, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर ऐसे रख दिया गया है। इस प्रकार बनने वाली आकृति का आयतन क्या है? इस आकृति का आयतन पूछ रहे हैं। अब बोलो सर ऐसी आकृति तो ये तो वो हो गई, कुल्फी वाला सिस्टम हो गया, ऐसी तो हमें बताए ही नहीं थे। तो इसका आयतन आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है। और अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, क्यों ना? यही है। अब ये फॉर्मूले याद होंगे तो लिख लोगे। अब यहाँ पे ये एक बात बताओ मुझे, आर स्क्वायर दोनों की सेम ही रहेगी ना? क्यों? क्योंकि ये 7 है, नीचे वाली भी 7 है, क्योंकि समान पे तो रखा गया है। तो हम क्या कॉमन ले ले इसमें? 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई को भी मान लिख देते हैं, क्योंकि उधर पाई थोड़ी आ रही, नहीं आ रही ना कहीं पे भी। तो पाई की जगह लिखाओ, कहीं लिखोगे? 22/7। तो 1/3 22/7, आर स्क्वायर यानी कितना हो गया? 49। ठीक है, ये तो आ गया कॉमन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा था? 16। और इधर क्या बचा है? चलो पूरा लिख देता हूँ, 16 + 2 गुणा आर। आर कितनी है? 7। यही बचा, क्योंकि 1/3 पाई और आर स्क्वायर चला गया इसमें, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, तो एक सिंगल आर बच गया। चलो ना आगे। अब बताओ क्या लिखूं आगे? 7 बार तो ये काट दिया, और 1/3 गुणा 22 गुणा 7, और गुणा में ये कितना आएगा? 14, और 16 कितना होता है? 30। और 30 को अगर मैं इससे काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। और 14 गुणा 22 करूंगा, ठीक है, तो ये कितना होता है? 154 आता है कि 154, और 1 जीरो लग जाएगी, तो 1540 सेमी क्यूब आयतन सेमी क्यूब में आता है। तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं जो ले जा रहा हूँ उसमें ये सब कुछ मिल जाएंगे, आप टेंशन मत करो इस बात की, ठीक है ना? और फिर जैसे एंड होती है क्लास तब पूछ लेना, और तो क्या है, क्योंकि अब क्लास से अपने रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अपन बीच में नहीं भाई कोई पर्सन चालू कर सकते। तो वैसे ये सब कुछ मेरे साथ पढ़ोगे ना एंड तक, तो आप बोलोगे खुद ही कि सर हमारी हमारी किताबों के सारे प्रश्न होने लग गए। हो गया ये? अगला लिखो। एक शंकु आकार पात्र
जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। बस तुम तो समझ के करो, जैसे मैंने पिछला प्रश्न बताया ना, ऐसे एनालाइज कर करके करो। एक शंकु आकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से पूरा भरा हुआ है। पानी से पूरा भरा हुआ है। पानी से पूरा भरा हुआ है। इस पूरे पानी को 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले इस पूरे पानी को 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले इस पूरे पानी को 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। एक बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा? पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा? पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा? सामने देखो, हम मिलके करते हैं और पिछले प्रश्न की तरह ही सारी चीजें बना के। अब सामने देखो, आपकी सीटों में और किताबों में खूब प्रश्न है, आपको करने के खूब अवसर मिलेंगे। देखो, आपको कैसे ऐसे प्रश्नों को करना चाहिए, पहले इस सारी कहानी को समझना चाहिए कि बात है क्या। ऐसे टूट के फॉर्मूला नहीं लगाना, ये लगाना है वो लगाना है, ठीक है। मैंने जैसे मैं प्रश्न ले रहा था आपके लिए, तो मैं पहले 2-3 प्रश्न खूब हार्ड ले लिया, फिर सोचा कि यार बहुत कम समझने वाले बच्चे भी बैठे होंगे, लेकिन फिर मैं ये सोचा कि बात हार्ड और इजी कुछ होती नहीं है। बात यह है कि आप अगर समझते हो और आप समझ सकते हो, तो हार्ड चीज भी आपको आसान लग सकती है, ठीक है ना। तो अपने को समझ के बढ़ना है, ताकि कोई चीज अपने को तकलीफ दे ही नहीं। एक शंकु आकार पात्र है। शंकु आकार पात्र है जी भाई, ठीक है। ये ले लिया मैंने, एक पात्र ले लिया, और ये पात्र कैसा है? शंकु आकार है। जैसा बोले वैसे करते जाओ, 5-10 प्रश्नों में समझोगे कि टॉपिक को करना कैसे है। एक शंकु आकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या क्या है? 5 सेमी है। ये जो इसकी अंदर की साइड की त्रिज्या कितनी है? ये 5 सेमी है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। और ये जो इसकी हाइट है, वो हाइट कितनी है भाई? 24 सेमी है। ये आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है और ऊंचाई 24 सेमी है। पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें क्या है? पूरा पानी है। पानी से भरा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको भाग कर जाना कहाँ है, जब प्रश्न आपको होगा ही नहीं एग्जाम में। तो प्रैक्टिस करे हो यहाँ, तो आप हर चीज को कर सकते हो ना। अब ये डेड लाइन तो खत्म हो गई, डेड लाइन का ये बनाना था, हर बच्चा बना सकता है, बोलो। नहीं बना सकता है क्या? नॉर्मल नॉर्मली काम था। अब इतनी सी डेढ़ लाइन का और कुछ देख लो, बस फिर काम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? इस पूरे पानी को 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में, एक बेलनाकार पात्र लीजिए। कैसा पात्र लेना है हमें? बेलनाकार पात्र लेना है। ये ले लिया मैंने बेलनाकार पात्र। बेलनाकार पात्र ले लिया। इस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी है। तो ये आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की साइड से 10 सेमी है। कोई दिक्कत नहीं है। अंदर की साइड से तो कोई चीज भरी जाती है, जो मोटाई ये होती है इसकी बाहर की परत की, उसमें थोड़ी कोई चीज भरी जाती है, वो तो अंदर ही भरी जाएगी। 10 सेमी है। आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है। अब मेरे को बताओ, ये 2.5 लाइनों के अंदर क्या कोई बड़ी मुसीबत वाला काम हुआ क्या? नहीं हुआ ना अब तक। लेकिन मैं आपसे करवाता ना, तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करता, वो और ही चीजों में लग जाता है, ठीक है। ऐसे समझ समझ के करना है। यहाँ तक कर लिया आराम से। आगे, पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा? अब पानी में, इसमें ये पानी डालेंगे तो ये पानी कितना ऊंचाई तक आएगा, ये पूछ रहा है हमसे। ये पूरा बढ़ देगा या कितना कितना ऊपर ये पानी आएगा, ये पूछ रहा है। प्रश्न समझ लिए सबने? सबने समझ लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर शंकु आकार बर्तन में 2 लीटर पानी हो, तो इस बेलनाकार बर्तन में भी 2 लीटर ही पानी आएगा के? यानी दोनों का आयतन समान रहेगा।
आयतनी तो वो चीज है जिसमें कोई चीज आती है, तो आयतन समान रहेगा। तो इस प्रश्न में मैं शंकु का और इस बेलन का दोनों का क्या समान कर दूंगा, आयतन समान कर दूंगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसका 5, तो 25 और एच कितना है, एच है सर 24, तो 24। तो ये तो किसका आयतन हो गया, शंकु का। शंकु का आयतन हो गया, मतलब शंकु वाला ये पदार्थ अब किस में जा रहा है, बेलन में, तो वो सेम ही आयतन बेलन का होगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या क्या है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और पाई आर स्क्वायर एच जो मुझे चाहिए बस। अब यहां से मैं थोड़ी सी काट दूंगा, जो कटेंगे ये काट दिया, 25 से इसको काट दिया तो 4 हो गया, 4 से इसको काटा तो मैंने 6 हो गया, और 6 से इसको काटा तो 2 हो गया, और h बराबर कितनी सेमी आ गई, 2 सेमी आ गई। ये CDS एग्जाम का प्रश्न आप बहुत आराम से कर सकते हो। आ गया था, ऐसे समझ समझ के आगे के सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। यदि इसका आयतन 400 घन सेमी है, यदि इसका आयतन 400 घन सेमी है, देखिए कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। आपको मौका दूं क्या, नहीं चाहिए मौका। एक्स वाई जेड एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। एक्स वाई जेड क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। घनाभ अपने पढ़ लिया पिछली क्लासों में कैसा होता है, क्या क्या उसके फॉर्मूले होते हैं वो सब, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या बोल रहे हैं, यदि इसका आयतन 400 घन सेमी है, आयतन कितना है 400 घन सेमी है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना 400। लेकिन हमारे पास LBH की जगह क्या मान दे रखा है, एक्स वाई जेड, तो लंबाई की जगह एक्स, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई बराबर कितनी हो गई 400। लिख देंगे, इतना में तो दिक्कत क्या है भाई, आयतन बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, तो आयतन आगे, और कुल सतह क्षेत्रफल 340 वर्ग सेमी। सतह क्षेत्रफल का क्या सूत्र था, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यही था फॉर्मूला, तो याद है ना आपको, ठीक है जी। तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 340, दोनों चीज हो गई। अब हमारे से पूछ क्या रहा है वो, ये दे दिया कि एक्स वाई जेड बराबर 400 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 340 है। तो आप ये बताओ एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1, जेड की पावर -1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे क्या, -1 का मतलब 1/x, 1/y और 1/z है के, घात हो के चिन्ह या माइनस में हो तो बटाओ के नीचे जाते हैं, किस में हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। अब इनका एलसीएम ले, इनका एलसीएम ले तो एक्स वाई जेड तो नीचे आ ही गए एलसीएम में। एक्स वाई जेड में एक्स का भाग देगा तो कौन बचेगा, वाई जेड बचेगा। वाई का भाग देगा तो कौन बचेगा, एक्स जेड बचेगा। और जेड का भाग देगा तो कौन बचेगा, एक्स वाई बचेगा। अब आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए इस समय, क्योंकि सब कुछ मिल गया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इसके बराबर में तो कितना होता है 170 होता है, ये काट देंगे तो, और ये 400 है ही, तो अपना आंसर आएगा 170/400।
और 17/40, बस, और कुछ भी नहीं था प्रश्न में। 17/40 अपना बी ऑप्शन रहेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, नोट कीजिए। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, एक कमरे की एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 21 मीटर और 16 मीटर है। 21 मीटर और 16 मीटर है। यदि इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई 29 मीटर है तो, यदि इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई 29 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। समझना है बातें क्या हो रही है, उसके हिसाब से करना है प्रश्न। कमरे की ऊंचाई कितनी है। आपको मौका दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो इसको। देखिए, सामने देखिए सब। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 21 मीटर, 16 मीटर और इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई 29 मीटर है। ये एक कमरा है। देखो, भगा भगा के कोई भी पढ़ा देगा और भगा भगा के आप खुद भी कोर्स पूरा कर लोगे, लेकिन फिर बार बार कोर्स करना पड़ेगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन निकालो समझ कर निकालो। तो के आसपास प्रश्न मैं निकलवा देता हूँ, 200 आपकी सीट में है। तो इतने प्रश्न निकालने के बाद में बच्चा अटकेगा ही नहीं। सारे फॉर्मूलों को याद कर लो। जैसे ही प्रश्न में जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला अपना याद किया हुआ लगाओ, ऐसे कॉपी में देख के मत लगाओ। ठीक है, उससे वो बार बार लगते हुए परमानेंट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा फॉर्मूला। और ये तो ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जो कोई भी भर्ती को अछूता नहीं छोड़ता। चाहे जीडी दे हो, चाहे दिल्ली पुलिस दे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम दे हो, छोटी सी छोटी एग्जाम तक। आर्मी के पेपर में भी आ जाता है, वायु ग्रुप में भी आता है, बोलो इससे छोटी एग्जाम। तो बच्चों से शुरू हो जाता है ये तो लंबाई कितनी है हमारे पास? 21। चौड़ाई कितनी है? 16। और ऊंचाई हमें देखनी है, जिसको मैं मान लिया h। ठीक है भाई। लंबाई 21, चौड़ाई 16 होगी, ऊंचाई h होगी। अब यदि इस कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ की लंबाई 29 मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई कितनी? दीर्घतम छड़ का मतलब क्या होता है? इस कोने से लेके उस कोने तक की। और इसको क्या बोलते हैं? इसका विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था? हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये बताया था। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट क्या था? विकर्ण था। तो ये भी विकर्ण है और 29 भी क्या है? विकर्ण है। बोलो, यही था फॉर्मूला। अब अपन इसका स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। हमेशा रूट का स्क्वायर करते ही हट जाता है, ये लो। अब ये तो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। बी स्क्वायर 256। और एच स्क्वायर को एच स्क्वायर रख देंगे। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। ये दोनों जुड़कर 841 में से घट जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे 441 को 256 से जोड़ने पर हमारे पास आता है 796, 697। अब 841 में से 697 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 11 में 7 जाएगा तो 4, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4। और यहाँ 144। अब एच स्क्वायर बराबर 144 है, तो एच बराबर कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। तो एच बराबर 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 आता है, या दोनों का रूट कर देते हैं तो एच बराबर 12 हो जाता है। सही है बात? उतार लो।
चले आगे, हो गया ना नोट, कोई दिक्कत भी नहीं है ना किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई L है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई L है, तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था जी? √3 गुणा ए, यानी भुजा। याद होनी चाहिए फॉर्मूले। घन का विकर्ण का फॉर्मूला था √3 गुणा भुजा। तो घन का विकर्ण की लंबाई क्या दे दिया? अगला L दे दिया। इसका मतलब A बराबर क्या आ गया? L बटावा √3 आ गया। भुजा बराबर क्या हो गया? L बटावा √3 हो गया। अब क्या बोल रहा है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या था? 6 भुजा स्क्वायर था, यही था, 6 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आएगी? L बटा √3। तो हम लगाएंगे 6 L बटावा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह तो L अपॉन √3 है। तो 6 गुणा L का स्क्वायर L स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। 3 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 2L स्क्वायर। 2L स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी सही आएगा। जिन्होंने ए बताया था उनका गलत था। ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण बराबर L करोगे, इससे ए आएगा। ए के बाद में वो दूसरा फॉर्मूले से आगे का काम होगा। चले आगे, नेक्स्ट। तो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या है? देखिए, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 1:4। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? 4πr1 का स्क्वायर बटा 4πr2 का स्क्वायर। पहले गोले की त्रिज्या मान लिया R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या मान लिया R2। आप बोलो सर R ही रहने दो, तो दोनों गोले की त्रिज्या समान थोड़ी होगी, तो R रहने दो। तो 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 1/4। ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ से हम देखेंगे 4π कट जाएगा। R1 का स्क्वायर, या स्क्वायर भी हटा दो, इनका रूट कर दो दोनों साइड से। तो R1/R2 बराबर क्या हो गया? 1/2। क्योंकि एक का रूट तो एक ही हुआ और 4 का रूट क्या हो गया? 2। इनका रूट किया तो इनका स्क्वायर हट किया। तो R1 की जगह और R2 की जगह हम क्या लिख पाएंगे? आगे 1 और 2 लिख पाएंगे। ठीक है, अंश से अंश की तुलना और हर से हर की तुलना। आगे क्या बोलते हैं? उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो पहले गोले का आयतन बताओ क्या होगा? 4/3 πr1 का क्यूब। और दूसरे गोले का आयतन बताओ क्या होगा? 4/3 πr2 का क्यूब। ये अनुपात होगा। तो ये 4/3 π, 4/3 π तो कट ही जाएगा। R1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो गया? 1। और R2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 1:8 यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे इजी पर्सन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहली कंडीशन से दोनों त्रिज्याओं का अनुपात आएगा, रेशियो आएगा। और फिर दूसरी कंडीशन
जिनमें अपने को इनके आयतनों का अनुपात बताना है, वो आराम से बता देंगे। चले इससे आगे, अगला क्वेश्चन। 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के 3 गोलों को पिघलाकर, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या क्या है? तरीका ये रहेगा कि तीनों गोलों का आयतन बराबर उस बड़े गोले का आयतन। यहाँ पे कौन सा चीज चल रही है कि ये 3 छोटे छोटे गोले हैं, अगर इन तीनों का मिक्स करके एक बड़ा गोला बनाऊं मैं, तो इन तीनों छोटे गोलों का आयतन है वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर है। कल परसों बोला था ना कि मैं अगर इस मार्कर को पिघला दूरी से छोटी छोटी गोलियां बना लूं, इस मार्कर का वजन और उस गोलियों का वजन क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन कई प्रश्नों में आपको ये भी बोलेगा कि इस प्रक्रिया में कुछ धातु नष्ट हो गई, लेकिन यहाँ तो कुछ ही नष्ट नहीं हुआ, तो अपने को नष्ट करना भी नहीं है जबरदस्ती। तो बताओ पहले पहले गोले का आयतन तो क्या आएगा? 3 सेमी वाले का तो 4/3 पाई r³ यानी 3 का क्यूब, ये तो इसका आयतन है पहले का। 4 सेमी वाले का आयतन क्या आएगा? 4/3 पाई 4 का क्यूब, ये दूसरे का आयतन है। तीसरे का आयतन क्या आएगा? 4/3 पाई और r³ यानी 5 का क्यूब, ये तीसरे का आयतन आएगा। ठीक है, पहले गोले का आयतन छोटे का, दूसरे छोटे गोले का आयतन, तीसरे छोटे गोले का आयतन बराबर उस बड़े वाले गोले का आयतन, जो कि 4/3 पाई r ले लिया उसको। और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या हमें बतानी है। तो आप देखना क्या, 4/3 पाई हम कॉमन लेके ऐसे काट देंगे कि सब में, इधर से कॉमन लेंगे और फिर ये इधर वाला कट जाएगा। तो क्या R बराबर ये कितना होगा? 27, 64 और 125। सही है। तो क्या R बराबर कितना हुआ? जोड़ दीजिए, 27 को, 64 को और 125 को जोड़ दीजिए। 16 का 6 असल की 1, और ये 10 और 1 11 और 2 216, और 216 किसका वर्ग होता है? 6 का। तो R बराबर कितनी है? 6। तो बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 6 सेमी आएगी।